साथियों, एनसीईआरटी के इतिहास सीरीज में आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी के इतिहास की सीरीज में ये आज हम लोग कक्षा 8 के इतिहास पढ़ रहे हैं। कक्षा 8 के इतिहास में कुछ न्यू और ओल्ड एनसीईआरटी, तो ये जो चैप्टर्स है ये ओल्ड एनसीईआरटी का सीरीज का हिस्सा है। ओल्ड एनसीईआरटी, तो जो ओल्ड एनसीईआरटी थी उसका जो अध्याय 6 था, बुनकर लोहा बनाने और फैक्ट्री मालिक, मैंने ये अध्याय अब नए एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन जो एनसीईआरटी की नोट्स सीरीज है उसमें ओल्ड और न्यू दोनों एनसीईआरटी हम लोग मिलकर पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, ये ओल्ड एनसीईआरटी का हिस्सा है और इस ओल्ड एनसीईआरटी में जो लेसन था वो अध्याय 6 था, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी का अध्याय 6 हम लोगों ने पढ़ लिया है। ये न्यू एनसीईआरटी है, नहीं ओल्ड एनसीईआरटी है। तो अब हम जानते हैं कि ओल्ड और न्यू दोनों एनसीईआरटी हम लोग मिलाकर पढ़ते हैं, इसलिए ये सीरीज आपके लिए अहम हो जाएगी। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और ये इसके जहाँ जरूरत पड़े स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आप नोट्स भी बनाते चल सकते हैं। और मेरी क्लास से पूरी तरह से निःशुल्क है आप लोग के लिए। देश हित में, राष्ट्र हित में, भारत के पश्चिम तट पर गुजरात स्थित सूरत, हिंद महासागर के रास्ते स्थित सूरत हिंद महासागर रास्ते होने वाले व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक था। मैंने अगर भारत के पश्चिमी तट की बात कीजिए, गुजरात में जो सूरत हिंद महासागर रास्ते होकर आने वाले व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक था। 19वीं सदी में ब्रिटेन को दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया। 1850 के दशक में जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग भी पनपने लगा तो ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहलाने लगा। क्या कहलाने लगा? दुनिया का कारखाना। ये कई बार सवाल आ चुका है। ब्रिटेन के औद्योगिकरण और भारत पर ब्रिटिश विजय और उपनिवेशीकरण का गहरा संबंध था। यानी ब्रिटेन के जो औद्योगिकरण और भारत के पर ब्रिटिश विजय का जो उपनिवेशीकरण का एक गहरा संबंध था। भारतीय कपड़े और विश्व बाजार की अगर हम बात करें तो यहाँ से भी कुछ चीज़ें हमें पढ़ने जानने को मिलने वाली हैं। 1750 के आसपास भारत की पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में औरों से कोसों आगे था। भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीकी कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। क्या थे? दुनिया भर में मशहूर थे। आइए शब्दों में इतिहास छिपा है, आइए इसको भी पढ़ते हैं। यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया बारीक सूती कपड़ा सबसे पहले मौजूद इराक के मोसुल शहर में अरब के व्यापारियों के पास देखा था। इसी आधार पर वे बारीक बनाई गई वाले सभी कपड़ों को मसलिन या मलमल कहने लगे। याद रखिएगा, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आ चुका है कि मसलिन या मलमल कहने लगे। मसालों की तलाश। जब पहली बार पुर्तगाली भारत आए तो उन्होंने दक्षिण पश्चिम भारत में केरल के तट पर कालीकट में डेरा डाला। यहाँ से वे मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी लेते गए। जब पहली बार पुर्तगाली भारत आए तो उन्होंने दक्षिण पश्चिम भारत में केरल के तट पर कालीकट में डेरा डाला। यहाँ से वे मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी क्या किए गए? लेते गए। अब ऐसे बहुत सारे शब्द जो पश्चिमी बाजारों से भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता की कहानी कहते हैं। 1680 के दशक तक इंग्लैंड और यूरोप में छापेदार भारतीय सूती कपड़े की जबरदस्त मांग पैदा हो चुकी थी। आकर्षक फूल पत्ती और बारीक रेशे और सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़ों का एक अलग ही अपना रुतबा था। क्या था? अपना अलग ही एक रुतबा था। इंग्लैंड के रईस ही नहीं बल्कि खुद महारानी भी भारतीय कपड़ों से बने जो परिधान थी वो क्या करती थी? पहनती थी। मसूलीपट्टनम, शायद आपने ये नाम सुना होगा और इस नाम के बारे में आप जानते भी होंगे। आइए इस पर भी ध्यान देते हैं। आंध्र प्रदेश में बारीक कपड़े पर छपाई छीट 19वीं सदी में ईरान और यूरोप को क्या होता था? निर्यात होता था। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे और आगे देखेंगे। यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ा। यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ा 18वीं सदी की शुरुआत तक आते आते भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता में इंग्लैंड के ऊन व रेशम निर्यात कपड़ों का भारतीय कपड़ों आयात का विरोध करने लगे। मतलब 18वीं सदी की शुरुआत तक जाते जाते भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता से इंग्लैंड बेचैन हो गया और इंग्लैंड के ऊन व रेशम निर्माता भारतीय कपड़ों के आयात पर क्या करने लगे? विरोध करने लगे। इसके क्या करने लगे? विरोध करने लगे। अब कैलिको, ये कैलिको क्या है? आइए जानते हैं कैलिको के बारे में। 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छींट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून पारित कर दिया। संयोगवश इस कानून को भी कैलिको अधिनियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैलिको। ये पूछा जाता है कैलिको जो अधिनियम था उसका संबंध किससे था? तो उसका जो संबंध था वो सूती कपड़े छींट के इस्तेमाल पर था, पाबंदी लगाने के लिए था। और आगे चलते हम लोग देखते हैं स्पैनिंग जेनी। स्पैनिंग जेनी क्या होता है? क्या आप लोगों ने इसके बारे में कभी पढ़ा है? क्या सुना है? एक ऐसी मशीन जिसमें एक कामगार एक साथ कई तकनीकों पर काम कर सकता था। जब पहिया घूमता था सारी तकलियाँ घूमने लगती थी। 1764 में जॉन के ने
स्पनिंग जैनी का आविष्कार किया, जिसमें परंपरागत तकलियों की उत्पादकता काफ़ी बढ़ गई। 1786 में रिचर्ड आर्कराइट ने वास्प इंजन का आविष्कार किया, जिसे सूती कपड़ों की बुनाई को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया। अब बहुत सारा कपड़ा बेहद कम कीमत पर तैयार किया जा सकता था। इसके बावजूद दुनिया के बाजारों में भारतीय कपड़ों का दबदबा 18वीं सदी के आखिरी तक बना रहा। ये आप देख पा रहे हैं स्पैनिंग जेनी, ये मशीन थी जिसे किसने बनाया था बताइए? जॉन के ने। बुनकर, अब क्या देखेंगे हम लोग? बुनकर आमतौर पर बुनाई का काम करने वाले समुदायों के ही कारीगर होते थे। वे पीढ़ी दर पीढ़ी इसी हुनर को आगे बढ़ाते थे। बंगाल के तांती, उत्तर भारत के जुलाहे या मोमिन, दक्षिण भारत के शाले व कल्लोलार तथा देवांग समुदाय के बुनकर के लिए प्रसिद्ध थे। यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछे जा चुके हैं, पूछे जा सकते हैं। हथकरघों पर होने वाली बुनाई और उससे जुड़े व्यवसायों से लाखों भारतीयों की क्या चलती थी? रोजी रोटी चला करती थी। हम देखेंगे भारतीय कपड़ों का पतन। किस तरह से भारतीय कपड़ों का पतन हुआ? ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादकों पर कई तरह के असर पड़े। पहला था, अब भारतीय कपड़े को यूरोप और अमेरिका के बाजारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों के मुकाबले करना पड़ता था, क्योंकि भारतीय कपड़े उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। दूसरा, भारत से इंग्लैंड के कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत में आने वाले कपड़ों पर भारी सीमा शुल्क लगाना शुरू कर दिया था या थोप दिया था। आगे क्या था? तीसरा, 19वीं सदी की शुरुआत तक इंग्लैंड ने भारतीय कपड़ों को अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के परंपरागत बाजारों से बाहर कर दिया था। चौथा, ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदने से बंद कर दिए, जिसकी वजह से हजारों बुनकरों बेरोजगार हो गए। हजारों बुनकर जो थे वो क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। अब देखेंगे अगला, सूती कपड़ा मिलों का उदय। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में बम्बई में स्थापित हुई। यह कताई मिल थी। 1900 तक आते आते बम्बई में 84 कपड़ा मिलें चालू हो चुकी थी। अहमदाबाद में पहला कारखाना 1861 में खुला। यह सवाल आपके लिए पूछा जा सकता है। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में स्थापित की गई थी। ठीक है। अगले साल ही संयुक्त प्रांत अर्थात आज का यूपी कानपुर में भी एक कारखाना खुल गया। टीपू सुल्तान तलवार और वुड स्टील की धार इतनी सख्त और पैनी थी कि वह दुश्मन की लौह कवच को भी आसानी से चीर सकती थी। इस तलवार में यह गुण कार्बन की जो अधिक मात्रा थी, कार्बन की अधिक मात्रा वाली बूट नामक स्टील की तलवारें बहुत पैनी और लहरदार होती थी। इनकी यह बनावट लोहे में गढ़े कार्बन के बेहद सूक्ष्म कणों से पैदा होती थी। भारतीय बूट स्टील यूरोपीय वैज्ञानिकों को काफ़ी आकर्षित किया था। विश्वविख्यात वैज्ञानिक और बिजली विद्युत चुंबकत्व का आविष्कार करने वाले माइकल फराडे ने भारतीय बूट स्टील की विशेषताओं के 4 साल तक अध्ययन किया था, 1818 से लेकर 1822 तक। गांव की उजड़ी भट्टियां, ये देखते हैं गांव की उजड़ी हुई भट्टियां। बूट स्टील उत्पादन के लिए लोहे के परिशोधन की बेहद परिष्कृत तकनीक जरूरी थी, परंतु भारत को 19वीं सदी के अंत तक लोहे का प्रगलन एक सामान्य गतिविधि थी। प्रागलक कारीगरों में थे जो लोहा बनाने के लिए लौह अयस्क के स्थानीय भंडारों का इस्तेमाल करते थे। इसी लोहे से कारखानों में दैनिक इस्तेमाल के औजार और साधन बनाए जाते थे। ज़्यादातर भट्टियाँ मिट्टी और धूप में सुखाई गई ईंटों से बनी होती थी। ज़्यादातर भट्टियाँ जो थी वो मिट्टी और धूप में सुखाई गई ईंटों से बनी होती थी। भारत में लोहे व इस्पात कारखानों का उदय, ये भी हम लोग को जानना है, ये भी पढ़ना है। तो हमने देखा, देखिए इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अगर आप वीडियो को टेलीग्राम पर देख रहे हैं तो टेलीग्राम पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर क्लास की लिंक आपको मिलती रहे। और वीडियो को जहाँ भी देख रहे हैं अपने मित्रों को शेयर करिएगा, और लाइक नहीं तो लाइक करके रखिएगा। भारत में लोहा और इस्पात कारखानों का उदय 1904 की बात है। अप्रैल के महीने में अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स वेल्स और जमशेदजी टाटा सबसे बड़े बेटे दोराबजी टाटा छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क भंडारों की खोजबीन करते घूम रहे थे। जमशेदजी टाटा भारत में बड़ा भाग खर्च करने को तैयार थे। कुछ साल बाद सुब्ररेखा नदी के तट पर बहुत सारे जंगल साफ करके फैक्ट्री और एक औद्योगिक शहर बसाने के लिए जगह बनाई।
इस शहर को जमशेदपुर का नाम दिया गया। यहाँ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना हुई, जिसमें 1912 से स्टील का उत्पादन होने लगा। रेल की पटरियों के लिए भारतीय रेलवे टिस्को पर ही आश्रित हो गया। लोहे और इस्पात के मामले में भी औद्योगिक विस्तार शुरू हुआ, जिससे औद्योगिक वस्तुओं की मांग में इजाफा हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन विकसित हुआ और औद्योगिक वर्ग ताकतवर होता चला गया। इस प्रकार एनसीईआरटी की जो सीरीज़ थी, छोटा चैप्टर था बुनकर लोहा बनाने वाली फैक्ट्रियाँ, तो यहाँ पर यह समाप्त हुआ। कुछ की पॉइंट आपको मिले उसे लिख लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अब हम इसके एनसीईआरटी के जो सोल्यूशन है ना, उसको भी देख लेते हैं, उसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला सवाल छोटा है, कह रहा है यूरोप में किस तरह के कपड़ों की भारी मांग थी। तो यूरोप में भारत के बारीक तथा छापेदार सूती कपड़ों की बहुत ही मांग थी। कह रहा है कि जामदानी क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्दावली है। जामदानी एक तरह का बारीक मखमल या मलमल होता था, जिस पर करघे में सजावटी चिन्ह बुने जाते थे। इनका रंग प्राय स्लेटी और सफ़ेद होता था। आमतौर पर सूती और सोने के धागों का इस्तेमाल किया जाता था। अब एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बंडाना क्या था। अब इसका जवाब जरूर दीजिएगा। बंडाना छापेदार सूती कपड़ा होता था। बंडाना शब्द का प्रयोग गले सिर पर बांधने वाले चटक रंग के छापेदार गुलबंद के लिए किया जाता है। यह शब्द हिंदी के बांधना सबसे निकला है। इस श्रेणी में चटक रंगों वाले ऐसे बहुत से कपड़े आते थे जिसे बांधने और रंगसाजी की विधियों से ही बनाया जा सकता था। बंडाना शैली के कपड़े मुख्यतः राजस्थान और गुजरात में बनाए जाते थे। अब अगरिया कौन होते हैं। अब अगरिया छत्तीसगढ़ के छोटे से गांव में रहने वाले एक समुदाय के लोग थे। वे लौह अयस्क इकट्ठा करते थे। उन्हें दोराबजी टाटा के उत्तम लौह अयस्क के भंडारों की जानकारी भी थी। आइए रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। अंग्रेजी का सीट शब्द कहाँ से लिया गया है, बताइए। हिंदी से लिया गया है, शीट से लिया गया है। टीपू की तलवार किस स्टील से बनती थी, वुड स्टील से बनती थी। भारत का कपड़ा 19वीं सदी गिरने लगा, 19वीं सदी से गिरने लगा। अब देखिए विभिन्न कपड़ों के नाम से उनके इतिहासों के बारे में क्या पता चलता है, इसको भी हम लोग जान लेते हैं। पहला, यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आने वाले बारीक सूती कपड़ा सबसे पहले वर्तमान इराक के मोसूल शहर में अरब व्यापारियों के पास देखा था। मोसूल के नाम पर वे बारीक बुनाई वाले सभी कपड़ों को मसलिन कहने लगे। शीघ्र ये शब्द बहुत ज़्यादा क्या हो गया, प्रचलित हो गया। क्या हो गया, खूब ज़्यादा प्रचलित हो गया। मसालों की तलाश में भारत में आने वाले पुर्तगालियों ने दक्षिण पश्चिम भारत में केरल के तट पर कालीकट में डेरा डाला। यहाँ से वे मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी ले जाते थे। कालीकट निकले शब्द के आधार पर ही वे इस कपड़े को कैलिको कहने लगे। बाद में हर तरह के सूती कपड़ों को कैलिको ही कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा, कैलिको ही कहा जाने लगा। अब आगे देखेंगे। तीसरा, शीट शब्द भी अपना इतिहास है। 1730 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता स्थित नुमाइंदों के पास कपड़ों का एक ऑर्डर भेजा। उनमें छापेदार सूती कपड़े भी शामिल थे। इन्हें वे व्यापारी सीट्स, कोसा और बंडाना कहते थे। अंग्रेजी का सीट शब्द यहाँ के हिंदी शीट शब्द से निकला है। यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 1680 के दशक तक इंग्लैंड और यूरोप में छापेदार भारतीय सूती कपड़ों की ज़बरदस्त मांग थी। आकर्षक फूल, पत्तियों, बारीक रेशे और कम मूल्य के कारण भारतीय कपड़ा ही लोकप्रियता थी। इंग्लैंड के धनी लोग ही नहीं बल्कि स्वयं महारानी भी भारतीय कपड़ों से बने परिधान पहनती थी। बंडाना शब्द का प्रयोग गले या सिर पर पहनने वाले तीखे रंग के छापेदार गुलबंद से के लिए किया जाता था। इस श्रेणी में से बहुत से कपड़े आते थे जिन्हें बांधने और रंगसाजी की विधियों से ही बनाया जाता था। आर्डर में कुछ अन्य कपड़ों का भी उल्लेख है जिसका नाम उनके जन्म स्थान के अनुसार लिखा गया, जैसे कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चारपुर आदि। इन शब्दों के व्यापक प्रयोग से पता चलता है कि संसार के विभिन्न भागों में भारतीय कपड़े कितने ज़्यादा लोकप्रिय थे। एक सवाल है आपका, इंग्लैंड के ऊन रेशम उत्पादकों ने 18वीं सदी की शुरुआत में भारत के आयात वाले कपड़ों का विरोध क्यों किया, बताइए आपको। देखिए, विरोध होने के कारण थे। 18वीं सदी में भारतीय कपड़ों की काफ़ी लोकप्रियता बढ़ गई थी जो अंग्रेजों को पसंद नहीं आया। भारतीय कपड़े इंग्लैंड में होड़ मची हुई थी, यहाँ तक कि इंग्लैंड की महारानी भी भारतीय कपड़ा ही पहनती थी। उस समय इंग्लैंड में नया कपड़ा कारखाने खुल रहे थे। भारत में ऊन तथा रेशम उत्पादक देखते हुए अंग्रेज इंग्लैंड भी ऊन तथा रेशम उत्पादक बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भारतीय कपड़ों का विरोध करना शुरू कर दिया। अंग्रेज चाहते थे कि उनके देश में खाली हमारा कपड़ा ही लोग खरीदें। अब एक है कि अंग्रेजों
ने भारतीय कपड़ों का विरोध शुरू कर दिया और आयात पर भी रोक लगाने की मांग कर। ब्रिटिश में कपास उद्योग के विकास भारतीय कपड़ा उत्पादों को किस तरह से प्रभावित पड़े। तो ब्रिटेन में कपास उद्योग के विकास भारतीय कपड़े के यूरोप तथा अमेरिका के बाजारों में ब्रिटिश कारखानों में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था। भारत में इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात कठिन होता जा रहा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़ों पर भारी सीमा शुल्क लगा दिए। इंग्लैंड में बने सूती कपड़े ने 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय बिक्री से पहले चीज़ों को जमा कपड़े को अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप के परंपरागत बाजारों से बाहर करने के रखा जाता है, वर्कशॉप दिया था। इसी की वजह से हमारे यहाँ के हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए। इसके लिए वे शब्द इस्तेमाल सबसे बुरी बंगाल बुनकरों पर पड़ी। इसका जो सबसे बड़ा मार है वो बंगाल के बुनकरों पर ही पड़ा था। 19वीं सदी में भारतीय लौह प्रगलन उद्योग का पतन क्यों हुआ? पतन होने के जो कारण थे वो हम लोग देख लेते हैं। ब्रिटिश सरकार कानून लेकर आई थी जिसके कारण आरक्षित वनों के लोगों को प्रवेश पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी लगाने से कारीगरी लकड़ी मिलना काफ़ी कठिन हो गया था। पाबंदी कर लौह अयस्क पर स्रोत बंद हो गए थे। आजीविका के लिए धीरे धीरे लोग अपना काम बदलने लगे। इसी कारण धीरे धीरे भारतीय लौह प्रगलन उद्योग का पतन हो गया। प्रश्न नंबर 10 है, कह रहा है कि भारतीय वस्त्र उद्योग को अपने शुरुआती सालों में किन समस्याओं से जूझना पड़ा। तो भारतीय वस्त्र उद्योग के शुरुआती सालों में कई प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ा। सबसे बड़ी समस्या यह थी, इस उद्योग को ब्रिटेन से आए सस्ते कपड़ों का मुकाबला करना पड़ता था। अधिकतर देशों में सरकारें आयात होने वाली वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाकर अपने देश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देती थी। इससे प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाती थी और संबंधित देश के जो नए उद्योगों को संरक्षण मिलता था। परंतु भारत की अंग्रेजी सरकार ने भारत में नव स्थापित वस्त्र उद्योग को इस तरह से सुरक्षा प्रदान नहीं की। परिणामस्वरूप भारत में वस्त्र उद्योग के विकास की गति मंद हो गई। आइए, पहले महायुद्ध के दौरान अपना स्टील उत्पादन बढ़ाने में टिस्को को किस बात से मदद मिली? पहला, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना 1912 में स्टील का उत्पादन होने लगा। टिस्को की स्थापना बहुत सही समय पर हुई थी, क्योंकि 19वीं सदी में भारत में आमतौर पर ब्रिटेन से बने स्टील का आयात कर रहा था। अगला, भारत में रेलवे के विस्तार की वजह से ब्रिटेन में बनी पटरियों की यहाँ से भारी मांग थी। काफ़ी समय तक भारतीय रेलवे से जुड़े अंग्रेज विशेषज्ञ मानने को तैयार नहीं थे कि भारत में भी श्रेष्ठ इस्पात का निर्माण संभव है। जब तक टिस्को का स्थापना हुई, हालात अब बदलने लगे थे। इस प्रकार जो यह अध्याय था, बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। और आगे देखते हैं हम लोग। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। ब्रिटेन से बनने वाले इस्पात यूरोप में युद्ध संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए झोंक दिया गया। इस तरह भारत आने वाले ब्रिटिश स्टील की मात्रा में भारी गिरावट आई और रेल की पटरियों के लिए भारतीय रेलवे टिस्को पर आश्रित हो गया। अंतिम है पॉइंट है, जब युद्ध लंबा खिंच गया तो टिस्को ने युद्ध के लिए गोलों के खोल और रेलगाड़ियों के पहिए बनाने का काम भी सौंप दिया गया। 1919 तक स्थिति यह हो गई कि टिस्को में बनने वाले 90% इस्पात को औपनिवेशिक सरकार ही खरीद लेती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, टिस्को समग्र ब्रिटिश साम्राज्य में इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना बन चुका था। आप इस वीडियो को अपने मित्रों तक साझा करिएगा। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो आप फेसबुक, यूट्यूब, अन्य सभी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, जहाँ भी आप इसे पहुँचाएँ, शेयर करें। ये निःशुल्क सीरीज है आप सभी के लिए। देशित और राष्ट्रित में सभी नोट्स आपको PDF फॉर्मेट में उपलब्ध होंगे। आप यहाँ से PDF में प्राप्त कर सकते हैं और ई लर्निंग विद दुर्गेश ऐप से भी प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ पे 6 से 12 तक की सभी NCERT नोट्स आपको वहाँ पर एक ही जगह आपको मिल जाएगी। मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाते रहेगा, ये आपकी भी उतनी जिम्मेदारी जितनी की मेरी। थैंक यू, बाय बाय। हाँ, ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी के लिए। NCERT इतिहास है और ये ओल्ड NCERT का हिस्सा था। थैंक यू।